हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम 6 टिप्सों को बताया था, उसकी बची हुई 5 टिप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने पार्ट 1 करके इंग्लिश ग्रामर की 11 टिप्सों के बारे में डिस्कस किया था। उसकी बची हुई जो आज की 5 टिप्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। ज्यादा देरी न करते हुए बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल अंग्रेजी को ये समझेंगे नहीं कि अंग्रेजी है, बिल्कुल हिंदी भाषा में समझेंगे इसको। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और समझते हैं वीडियो को। वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आप बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। एक टिप्स 2 टिप्स पढ़ने के बाद अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे और छोड़ देंगे तो आपको अंग्रेजी का कोई मतलब समझ नहीं आएगा कि हम कैसे अंग्रेजी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको सिखाने का और आप प्रॉमिस करिए मेरे साथ रहने का, जुड़े रहने का। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा क्या है, डे कौन सा है, 14। हमारा आज का डे 14 है, यानी हमारा 14वां वीडियो अपलोड किया गया इस चैनल पर जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपने 13 वीडियो कितने 13 वीडियो को पहले अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। देखिए, 11 टिप्स यानी ग्रामर के 11 जो टिप्स है आज, उसमें से हम पार्ट 2 आज करेंगे टिप्स का। इसमें हमने 6 टिप्स हमारी जो है वो पिछले यानी कल के वीडियो में हमने अपलोड कर दिए हैं। देखिए, आज 7वें नंबर से शुरू करेंगे, 7 नंबर से कि पहली टिप्स क्या है। देखिए, समझते हैं इसको। लिखा हुआ है इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ ए। क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ ए, यानी संरचना है किसकी, बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस की। किसकी? यानी हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसकी संरचना के बारे में डिस्कस करें कि हमारा जो सकारात्मक सेंटेंस होता है वो किस प्रकार की संरचना होती है, कैसे बना होता है। तो देखिए समझते हैं। देखिए, उसमें सबसे पहले दिया होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब दी होती है और ऑब्जेक्ट। यानी पहले दिया होगा कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब दी होगी, क्रिया दी होगी, उसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया होगा। यानी हमें दिया होगा सबसे पहले क्या दिया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजें जिस सेंटेंस में दी होगी वो हमारा सकारात्मक वाक्य होगा, यानी हमारा पॉजिटिव वाक्य होगा। देखिए, ये तीनों चीजें जिस पे वाक्य में अवेलेबल है हमारे वाक्य में, तो वही हमारा वाक्य पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य होगा। अगर ये तीनों चीजों में से सब्जेक्ट और वर्ब में से क्या है, कोई भी चीज नहीं है, तो वो हमारा वाक्य सकारात्मक नहीं होगा। ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है वाक्य में, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होते हैं। इससे पहले वाले टिप्स में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, समझते हैं। नेक्स्ट इसका बी ऑप्शन क्या है। बी ऑप्शन इसका है स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिक नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिक नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस की संरचना क्या होती है। यानी नेगेटिव सेंटेंस जब हमारा बना होगा तो उसमें क्या क्या चीज ऐसी होगी जो दी गई होगी। तो दोस्तों समझते हैं। देखिए, सबसे पहले उसमें बात करी होगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट उसमें दिया होगा और क्या दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट भी दिया होगा और हेल्पिंग वर्ब आपको दी होगी, और नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की ये संरचना होती है, ये रूल्स होता है। सब्जेक्ट दिया होगा यानी कर्ता दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसका पूरे फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसकी होती है, क्या होती है, इसकी होती है मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं और मुख्य क्रिया बोलते हैं मेन वर्ब को। तो दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में दी होगी, तभी उसका हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस पूरा होगा। देखिए दोस्तों, आगे समझते हैं। यहां पर सेंटेंस के हिसाब ने हमने बताया है कि यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। यू, देखिए सब्जेक्ट भी दिया है इसमें, डू नॉट, डू क्या हमें दिया है, हेल्पिंग वर्ब दी है, नॉट दिया है, लर्न हमारी मेन वर्ब दी है और इंग्लिश। ये बोला यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो। एक सेंटेंस और दिया है, मीरा डज नॉट गो टू स्कूल। मीरा स्कूल नहीं जाती है, मीरा स्कूल नहीं जाती। यहां तक ये वाक्य दिया, मीरा स्कूल नहीं जाती है या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो। ऐसे ही अफर्मेटिव में दिया था, यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो। आई लाइक ऑरेंज, मुझे ऑरेंज पसंद है, संतरा पसंद है। देखिए, नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में हमने डिस्कस किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संरचना और स्ट्रक्चर होता है, देखिए
क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या दी होगी, हेल्पिंग वर्ब, क्या दी होगी, हेल्पिंग वर्ब, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता दिया होगा, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, क्या होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, और लास्ट में दिया होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया होगा। ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संरचना, यानी सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो दिया होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब दी होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट दिया होगा, और लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया होगा। यही इसकी पहचान होती है, यही इसका रूल्स होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। देखिए क्या दिया होगा, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, यानी क्वेश्चन मार्क भी दिया है यहाँ पर। तो ये सबसे हम पहचान लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो। यहां पर दिया था कि तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, और यहां पर दिया है डू यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो। तो दोस्तों ये सेंटेंस दिया होगा, इसका स्ट्रक्चर ये है आपके सामने, उसको नोट डाउन जरूर कर ले और सीखें कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हमने तीनों स्ट्रक्चर 7 नंबर टिप्स पे डिस्कस किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के, कि ये चीज इस सेंटेंस में होती है, क्या क्या टॉपिक और क्या क्या चीज इस सेंटेंस में होती है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब अगले टिप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, टिप्स नंबर 8 के बारे में। देखिए हमने 6 टिप्स पहले अपलोड कर दिए, मैं पहले ही बता चुका हूं। 7वीं टिप्स हमने ये डिस्कस की अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। अब नेक्स्ट टिप्स हमारी है 8 नंबर टिप्स। 8 नंबर टिप्स में करेंगे इट्स और इट्स के बारे में। किसके बारे में, इट्स और इट्स, ये दो शब्द दिए हैं, इट्स और इट्स, इसके बारे में समझेंगे। इट्स एंड इट्स दिया है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है, अलग अलग है। बोथ का मतलब आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इट्स और इट्स। देखिए इट दिया है और अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा हुआ है, और यहां पर इट्स दिया है सिंपल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है। पढ़े क्या है, इसको भी हम इट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इट्स, और इसको भी हम इट्स पढ़ते हैं, दोनों के लिए इट्स ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंट, दोनों अलग अलग दिए गए। अब देखिए इसको समझते हैं। यहां पर हमने दिया है कि इट्स, इट्स का मतलब इट्स, इट दिया है, इट के बाद एपोस्ट्रोफी का चिन्ह दिया है और उसके बाद एस दिया है, तो इट्स पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है इट इज, क्या होता है, इट इज, या फिर होता है इट हैज, या तो इट इज होता है या फिर होता है इट हैज। देखिए इधर से समझते हैं, यहां पर इट इज होगा या फिर होगा इट हैज। इट्स का मतलब, इस वाले इट्स का मतलब आप देखिए, इस वाला जो, ये वाला जो इट्स है, इट की एपोस्ट्रोफी एफ, इसके बाद इट इज होगा यहाँ पर, या फिर होगा इट हैज। तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, इट्स गेटिंग डार्क। ये क्या है, डार्क है, क्या है, डार्क है, ये इट्स गेटिंग डार्क, ये काला है, ये गहरा है। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब होगा, इट्स का मतलब होगा इट इज गेटिंग डार्क, ये बहुत गहरा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। ये वाला इट्स जो है, इट्स का मतलब होता है इसका, क्या होता है इसका मतलब, इसका, इसमें अपोस्ट्रोफी का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब होता है इसका, और यहां पर होता है इट इज या इट है। ये आधे अधूरे बने हुए हैं, इसलिए शॉर्ट में हमने स्पीकिंग लैंग्वेज की भाषा में लिखा हुआ है इट्स, इसको पढ़ लेते हैं, इसलिए इट इज और इट हैज पढ़ना पड़ता है, तो शॉर्ट में इसको इट्स पढ़ते हैं। देखिए इट्स ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला इट्स का मतलब इट्स होता है या इसका। तो द कैट हर्ट इट्स पाव, बिल्ली क्या है, इसकी झोपड़ी में है, सही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, द कंपनी रेज्ड इट्स रेट्स, कंपनी क्या है, ऊंचाई पर जाती है, इट्स रेट, इसकी क्या है, कीमत है, इसकी क्या है, कीमत है, रेट्स कीमत है। अब देखिए ये चीज हमने समझी, इट्स और इट्स में अंतर दोनों में समझ लिया कि इस वाले इट्स को क्या पढ़ते हैं, इस वाले इट्स को क्या पढ़ते हैं, इस वाले इट्स को क्या इट इज या इट हैज पढ़ते हैं, और इस इट्स का मतलब होता है इसका। ये बाकी में सिंपल यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट हमारी 9 नंबर टिप्स क्या है, 9 नंबर टिप्स है, 9 नंबर टिप्स का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया योर एंड यू आर, दोनों के लिए क्या पढ़ते हैं, सेम पढ़ते हैं, इसको भी योर पढ़ते हैं हम और इसको भी योर पढ़ते हैं, और क्या इसका साउंड बिल्कुल सेम होता है, योर और योर। इसके लिए भी हम योर पढ़ेंगे और इसके लिए भी योर पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले योर का जो मतलब होता है, वो योर का मतलब होता है तुम्हारा, क्या होता है, तुम्हारा। और ये वाला जो योर है, यू और अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाने के बाद आर ही लिखा हुआ है, यू आर, इसको भी इसका मतलब होता है यू आर। देखिए जिसमें अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा है, यू आर का मतलब योर, तो इसमें क्या है, यू का मतलब होता है आर, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी के बाद आर ही बना हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे आर, यू आर। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया यू आर, और इसका मतलब होता है योर मीन्स होता है तुम्हारा।
अब देखिए इस सेंटेंस हमने बनाया है दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। और यहां पर बनाया है यू आर वेलकम। योर वेलकम का मतलब होता है यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कौन से योर के लिए हम क्या बोलते हैं और कौन से योर के लिए क्या बोलते हैं। दोनों योर्स का हमने मतलब बताया। योर पढ़ते हैं दोनों के लिए सेम साउंड निकलता है, योर योर, तो इसका मतलब तुम्हारा होता है। तो दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। यू आर वेलकम, योर वेल बोलते हैं ना, योर वेलकम। तो इस शॉर्ट में हम स्पीकिंग लैंग्वेज में योर वेलकम बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है यू आर वेलकम। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट टिप्स क्या है। देखिए 10वें नंबर पर जो हमारी टिप्स दी हुई है, 10वें नंबर पर क्या दिया है, देयर देयर देयर। 3 देयर बने हुए हैं यहाँ पर। एक तो देयर ये है, एक ये है, एक ये है। इसका साउंड बिल्कुल सेम है, आवाज में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल सेम आवाज है, देयर देयर देयर। तो दोस्तों देखिए समझते हैं, ये वाला जो देयर है, देखिए इधर वाला जो देयर है THERE देयर। देयर क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब के लिए हमें हिंदी इसकी होती है वहां। देयर का मतलब क्या होता है, वहां होता है। ये हमारी क्या है, एक एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए ये वाला देयर है THEIR देयर। देयर क्या है, हमारा पजेसिव डिटरमाइनर है। कौन सा है, पजेसिव डिटरमाइनर। इसका मतलब होता है उनका या फिर उनकी। इसकी हिंदी होती है उनका या फिर उनकी। और ये पहले वाला जो था वो एडवर्ब था, इसका मतलब होता है वहां। और ये THER स्पेलिंग थी, इसकी THIR स्पेलिंग है, THEIR। तो पजेसिव डिटरमाइनर है, इसका मतलब होता है उनका या फिर उनकी। अब ये जो दिया है देयर, ये देयर का मतलब अपोस्ट्रोफी पर आरी लगा हुआ है, दे के बाद अपोस्ट्रोफी और आरी, तो इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर। इसको पढ़ा जाता है देयर। क्या पढ़ा जाता है, इसको दे आर पढ़ा जाता है। ये जो अपोस्ट्रोफी के बाद आरी लगा हुआ है, इसको मतलब पता होता है दे आर। तो दोस्तों देखिए ये तीनों अलग अलग पढ़े जाते हैं, बिल्कुल आवाज इनकी सेम है लेकिन अलग अलग इसके मतलब है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से समझते हैं। यहाँ पर लिया लुक देयर, वहां देखो, लुक देयर वहां देखो। नेक्स्ट है इट्स देयर हाउस, ये उसका घर है, ये उसका, ये उनका घर है। और यहां पर हम पढ़ेंगे दे आर गोइंग होम, बेघर जा रहे हैं, बेघर जा रहे हैं। तो देखिए तीनों का मतलब हमने अलग अलग समझ लिया। इस देयर को क्या बोलते हैं, उनका, ये उनका घर है, वहां देखो। और इसका मतलब होता है दे आर गोइंग होम, वे वहां जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हुए 10 टिप्स। अब बात करते हैं लास्ट टिप्स की। लास्ट इंपोर्टेंट टिप्स है 11वां टिप्स। ये 11वां टिप्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे कि ये क्या होता है। देखिए ये होता है पोजीशन ऑफ अपोस्ट्रोफी। ये अपोस्ट्रोफी की क्या पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है, अपोस्ट्रोफी की जो होता है, अपोस्ट्रोफी का जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह जो होता है, उसकी पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि इसकी स्थिति क्या होती है। देखिए यहाँ पर ये ऐसा चिन्ह होता है अपोस्ट्रोफी का, ये मैंने बताया कि ये वाला चिन्ह होता है अपोस्ट्रोफी का, कॉमा ऐसे करके लगा हुआ था, ये अपोस्ट्रोफी का चिन्ह है। अब ये देखिए 2 प्रकार होता है, ये एक एस से पहले होता है, यानी एस से पहले भी दिया होता है और एस के बाद भी दिया होता है। एस के बाद भी अपोस्ट्रोफी का चिन्ह होता है और अब एस से पहले भी। तो इसके लिए पढ़ते क्या, देखिए ऐसे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बॉयज कार, द बॉयज कार, द बॉयज कार। इसका मतलब होता है लड़के की कार। बॉय के बाद अपोस्ट्रोफी का चिन्ह है, फिर एस लगा हुआ, तो बॉयज कार, इसका मतलब होता है लड़के की कार। नेक्स्ट देखिए बॉयज कार, इसका मतलब बॉयज कार, इसको बाद लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है एस से बाद, तो इसके लिए पढ़ेंगे लड़कों की कार। तो ये बहुवचन का काम कर रहा है, ये वाला जो एस है अपोस्ट्रोफी के बाद में, अपोस्ट्रोफी से पहले एस बना हुआ है, ये अपोस्ट्रोफी के बाद एस बना हुआ है। तो ये का मतलब निकालना है, क्या निकालना है, का मतलब निकालना है, की का मतलब निकालना है कि लड़के की कार। और ये बॉयज कार का मतलब होता है लड़कों की कार, ये बहुवचन बना रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। देखिए अब ये यहां पर समझ रहा है कि अपोस्ट्रोफी जो दिया है वो क्या शो करता है। देखिए टू शो पोजीशन, ये पोजीशन शो करता है, किसका मतलब क्या, का की के होता है। जो अपोस्ट्रोफी होता है इसका मतलब का की के होता है। अब ये कहाँ का यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है। देखिए सिंगुलर के लिए, जो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा उसके लिए क्या है, अपोस्ट्रोफी एस से पहले आएगा, और जो प्लूरल होगा उसमें क्या है, अपोस्ट्रोफी एस के बाद आएगा। यही चीज समझने वाली है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एस से पहले अपोस्ट्रोफी आता है और एस के बाद अपोस्ट्रोफी आता है, तो उसको क्या पढ़ते हैं। अब जहां पर सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब की बात हो तो अपोस्ट्रोफी एस से पहले आएगा, और प्लूरल की बात हो तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद आएगा। इसका मतलब बहुवचन बनाना होगा और ये सिंगुलर वर्ब होगा,
सिंगल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आप सभी के लिए 11 की 11 टिप्स अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर ये 11 टिप्स इंग्लिश ग्रामर की आप सभी के लिए पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो गाइस थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमारा डे 14 था। इससे पहले हमने 13 वीडियोज इसी टॉपिक पर, इसी बेसिक इंग्लिश वर्ड और ग्रामर के रिलेटेड अपलोड कर दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखें दोस्तों और सीखें अंग्रेजी को। बिल्कुल शुरुआत की है। आप सभी के लिए मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज लाता रहूंगा और आप मेरे चैनल पर सपोर्ट बना रखिए। आपका अपना ही चैनल है MS इंग्लिश। तो दोस्तों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी पढ़िए दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।